In collision parameters, we'll see something known as effective collision frequency or collision frequency, or it is something related to mean free path. The same thing we have in physics also, और fortunately दोनों जगह ही questions आए हैं. तो डेरिवेशंस को उतने ध्यान से याद नहीं रखना है. हाँ, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको जरूर याद रखना है ना. उसके बेस पे कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस भी आते हैं. जेई एडवांस में भी क्या सम आया था वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, ठीक है. सो एज पर कॉलिजन पैरामीटर्स इज कंसर्न, वो हम लोग पढ़ेंगे आज. So this topic, the first topic related to today's lecture is collision parameters. ना, इसमें दो चीजें हम लोग को पढ़नी है. एक पढ़ना है हम लोग को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक हम लोग को पढ़ना है लेट्स से मीन फ्री पाथ. थोड़ा सा पहले पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना क्या है कॉलिजन पैरामीटर्स में इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या मीन फ्री पाथ. सपोज इफ वी हैव एनी गैसियस मॉलिक्यूल लुक लाइक दिस. जैसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा. Yes sir. Yes sir. Obviously atoms तो पक्का spherical होते हैं. Even Yes, if sir. we have molecule, for example, even if we have O2, even if we have CH4, we know कि भाई एक का shape tetrahedral होने वाला है, कुछ linear होने वाला है. But for these collisions, you can assume it is, let's say, spherical in shape, है ना? Yes. So this may be any of the let's say gaseous molecule जिसका जो radius है, let's say वो R है. And if it is moving, let's say in this direction, suppose ये जो gaseous molecule है, if it is moving in this direction, now suppose मैं इससे double radius का एक सिलेंडर ले लेते हैं, है ना. इससे double radius का means ये जो radius है ना, इसमें ये वाला जो radius है, let's say उसको मैं 2r ले लेता हूँ. मैं समझाऊंगा पर्पस क्या है 2r लेने का उस रेडियस को. And let's say suppose this may be the cylinder of, let's say, radius 2r, है ना. इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का, let's say वो रेडियस उसका 2r है. And this may be, let's say, this type of cylinder. मैं समझाता हूँ पर्पस क्या है और डेलिबरेटली मैंने 2r क्यों लिया है, वो मीनिंग भी हम लोग समझ लेंगे. देखो सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो रेडियस है, लेट्स से वो 2r है. और आई कैन सिंपली से इट इज द डायमीटर, है ना. इट इज द डायमीटर ऑफ, लेट्स से, दिस पार्टिकल. सो एक टर्म हम लोग यहाँ लिख ही लेते हैं. फर्स्ट टर्म वी कैन डिफाइन इट एज, लेट्स से, कॉलिजन डायमीटर. Collision diameter, it is usually represented by sigma and it is nothing but, let's say, 2r. अच्छा, समझ भी लेंगे क्यों है, but this collision diameter sigma equal to 2r. My point is, suppose if we have any other particle, any other particle, let's say like this, जिसका center यहाँ लाई करने वाला है. तो once this particle move, do you think these two particle will collide each other और collision नहीं होगा इन दोनों particles में? मतलब जैसे ये particle आगे move करेगा, इस particle से collide करेगा कि नहीं करेगा? collision होगा. Yes, कैसे पता चला कि दोनों के जो center का distance है वो 2r से कम है ना? Yes. तो पक्का पक्का ही कोलाइड करेगा. नाउ सपोज इफ वी हैव एनी पार्टिकल, आई कैन रिप्रेजेंट हियर समथिंग लाइक दिस. ये पार्टिकल कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? No sir. No sir. अच्छा, सिमिलरली सपोज इफ वी हैव पार्टिकल लाइक दिस, ये कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? Yes sir. करेगा. मैं इसमें लिख देता हूँ कि भाई लेट्स से collision will take place
इसके लिए मैं लिख देता हूं नो कॉलिजन, और इसके लिए भी लिख सकते हैं कॉलिजन विल टेक प्लेस। यस बच्चे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन्स फर्दर कैन वी से कि भाई जिन पार्टिकल्स का भी सेंटर है ना, जिन पार्टिकल का भी सेंटर कुछ यहां लाई करेगा, जिन पार्टिकल का भी सेंटर डू यू थिंक इस शेडेड वॉल्यूम के अंडर लाई करेगा, उन पार्टिकल में कॉलिजन हो सकता रहेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो जिन जिन पार्टिकल का भी सेंटर, लेट्स से यू कैन इमेजिन कि भाई इसमें लाई करेगा, इस वॉल्यूम में लाई करेगा, उनके साथ कॉलिजन होने वाला है ना। सो हियर कैन वी से नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन बाई गिवन पार्टिकल। गिवन पार्टिकल मीन्स इसको मैं शेड कर देता हूं, लेट्स से ये वाला पार्टिकल है ना। सो number of collision by given particle assuming other particles are stationary या are not moving should be equal to, इस ये जो टर्म है उसको मैं लिख सकता हूं Z1 है ना। नंबर ऑफ कॉलिजन बाय गिवन पार्टिकल है ना, तो मैं पूरा ही लाइन लिख देता हूं। number of collisions by given particle assuming other particles are not moving per unit time, जिसका जो सिंबल है Z1, so this Z1 should be equal to, एक बार लिख देता हूं, फिर समझने में परेशानी होगा तो मुझे बताना। So Z1 should be equal to, let's say you can say volume swept या shaded volume swept लिख देता हूं मैं ना। तो shaded volume swept per unit time multiplied by number of particles per unit volume। अच्छा पहले लिखो, समझो, और डाउट्स रहेगा तो मुझसे पूछो अभी यार, है ना। मैं दोबारा से भी समझा सकता हूँ बेटा उसको, है ना। सर वो स्टेटमेंट में अदर के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ कॉलिजन बाय गिवन पार्टिकल assuming other particles are not moving per unit time, लेट्स से इसका जो सिंबल है इट इज Z1, where Z1 equal to shaded volume swept per unit time multiplied by number of particles per unit volume। सर वो येलो रीजन क्या है? सर मुझे थोड़ा डाउट है, आप एक बार फिर से समझा सकते हो? चलो हाँ, मैं फिर से मैं समझाता हूँ बेटा ना। सो क्या है क्वेश्चन का मीनिंग, क्या था या सिचुएशन क्या है कि ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो डू यू थिंक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो कुछ भी आएगा वो उसके साथ कोलाइड कर लेगा कि नहीं कर लेगा? सर ऐसा लिमिटेड थोड़ी है सर, बाहर भी हो सकता है, ऐसा फिक्स थोड़ी हो सकता है। मैं यही तो समझा रहा था कि अगर उसका सेंटर, देखो अगर उसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा तो ही तो कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा हाँ सर, सेंटर अब सपोज इसका जो सेंटर है वो सपोज अगर यहाँ लाई करेगा तो कोलाइड करेगा क्या पार्टिकल? नहीं सर, नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलिजन्स फाइंड आउट करने के लिए ये टोटल इस क्रॉस सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये कवर अप कर लेगा।
ना, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये कवर अप कर लेगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस उन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा बस ये, है ना, और उन पार्टिकल के साथ कोलिजन हो जाएगा। So assuming other particles Assuming other particles are not moving per unit time, let's say this term is known as Z1, है ना। तो पर लेकिन वो उतने क्रॉस सेक्शन में ही क्यों कोलाइड करता है? वही तो समझा रहा था बेटा। जैसे मैं फिर से चलो समझाता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, अगर ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इस वॉल्यूम में अगर लाई करेगा, देखो ध्यान से देखना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 2r से कम है कि ज्यादा है? ब्लू में जो मैंने एरोज बनाया है, हाँ सर, 2r से कम कम है। है। 2r से कम है। तो जब ये पार्टिकल मूव होते होते यहाँ तक आएगा तो ये इस पार्टिकल से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। सर टकराएगा ना। जैसे ये स्फेयर अब मैंने यहाँ रख दिया है ना बेटा, देखो ये वाला स्फेयर यहाँ, तो जब ये रेड वाला स्फेयर यहाँ आएगा तो इस सिचुएशन में होगा तो ना, तो पक्का टकरा रहा है इससे, तो है ना। हाँ Yes, सर टकराएगा। बट इस येलो वाला जो वॉल्यूम मैंने शेड किया है, अगर पार्टिकल का सेंटर उससे बाहर होगा तो नहीं टकराएगा, Okay sir. तब अच्छा कोलिजन हाँ नहीं सर, हाँ होगी। सर समझा समझा। Yeah sir. सर अब अगर थोड़ा वो लाइन में हुआ तो? लाइन में हुआ तो जस्ट टच करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा सर बट सर तो वो खुद डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा? हाँ, मतलब डिफ्लेक्शन होगा नहीं, सो टच करके निकल जाएगा बस, वो ऐसा है ना। सपोज अगर मेरा पार्टिकल का सेंटर एग्जैक्टली इसके ऊपर हुआ यहाँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 2r हो जाता फिर, है ना। यस सर। मींस वो कॉलिजन अगर होगा भी तो एकदम वो टच वाला कॉलिजन होगा उसके साथ, है ना, जिसमें मे बी कोई यस। क्या मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? सर आपका वॉइस लैग हो रहा था। सर नहीं सर, बीच में चला गया था बीच में आवाज। चला गया था। अभी अभी आ ठीक रहा है। है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो ये एक बार बेटा लिख लो, फिर से नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर से पूछो इस चीज को, है ना। बट मैं ये बोल रहा था कि अगर वो पार्टिकल उस वॉल्यूम के बीच में लाई करेगा तो ही कोलिजन होगा उसके साथ, है ना। यस सर। यस सर। आई होप थोड़ा वो समझ में आ गया होगा यार, थोड़ा सा। यस सर। Yes sir. सर पहले से बेटर क्लैरिटी है अब। अच्छा, पहले से बेटर क्लियरिटी है। चलो मैं इस रिलेटेड एक पीडीएफ भी तुम लोगों को भेज दूंगा ग्रुप पे पढ़ने के लिए, डेटा, है ना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, बट मैं बता रहा था कुछ येलो सर वाले आप सर बोलो बोलो। सर आप नॉन इंटीग्रेटेड वाले पे भी भेज सकते हो। हाँ बेटा भेज दूंगा। हाँ सर। सो कॉलिजन पैरामीटर में क्या है कि भाई लेट्स से ये कॉलिजन डायामीटर मींस लेट्स से 2r है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सिग्मा है ना। यही है ना कॉलिजन डायामीटर 2r। यस सर। अच्छा, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे बाय गिवन पार्टिकल एज्यूमिंग अदर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग पर यूनिट टाइम, तो थिंक ये कितना वॉल्यूम कवर कर लेगा पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय उस वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स के सेंटर होंगे, है ना। तो उन सारे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर लेगा ना ये। यस सर। उस ये जो येलो वाले वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स का सेंटर प्रेजेंट होगा, उन सब के साथ ये कोलिजन कर लेगा। यस यस सर। अच्छा चलो, तो मैं Z1 कुछ ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये जो वॉल्यूम स्वेप्ट हो जाता पर यूनिट टाइम, कैन वी से इट शुड बी नथिंग बट पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, या यू कैन से कॉलिजन डायामीटर। तो ये क्या हो गया, उस सिलेंडर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ पर यूनिट टाइम कितना कवर अप कर लेगा ये, है ना।
लेंथ ऑन एन एवरेज पर यूनिट टाइम कितना कवर कर सकता था पर यूनिट टाइम? कैन वी से बस मैं इसको वी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। अगर मैं इसको वी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम आ जाएगा कि नहीं आएगा ऑन एन एवरेज? यस सर। यस अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो मैं फिर से यहां लिख देता हूं, Z1 कैन बी इक्वल टू पाई दिस सिग्मा स्क्वायर नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई V एवरेज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा, ये V एवरेज और वॉल्यूम में कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको U लिख दूं, V एवरेज को U लिख देते हैं ना सिंबल। सो इट इज लेट्स से U एवरेज and it is nothing but U average। चलो इतना भी लिख डालो तुम लोग। तो ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाई गिवन पार्टिकल एज्यूमिंग बाकी सारे पार्टिकल स्टेशनरी है, लेट्स से, है ना। तो इस पार्टिकल ने इफेक्टिवली वो कितना येलो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कवर कर दिया होगा मल्टीप्लाइड बाई उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर होगा टेक्निकली, है ना। यस यस सर। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया लेट्स से वो Z1 है ना। अच्छा, नाउ if let's say all, है ना, if all particles are moving, है ना, if all particles are moving, all particles are moving, then total number of collisions per unit time, total number of collisions per unit time by all the particles, by all the particles, लेट्स से उसका सिंबल हो जाता है Z11। और उसके डेरिवेशन का बेटा कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बताऊंगा, बस हम लोग को याद क्या रखना होगा। इट इज 1/√2, इट इज पाई सिग्मा स्क्वायर एंड U एवरेज n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर है। n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर है Z11। बड़ा ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, इवेंचुअली मैं बताऊंगा जेई में इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, है ना। सर तो इस नए फॉर्मूले के डेरिवेशन में हमने सारे पैरामीटर्स लिए हैं। कौन से वाले के इसमें बेटा? यस, उसमें हम लोगों ने उसमें पार्टिकल्स को भी मूव करा दिया है, बाकी पार्टिकल्स को भी मूव करा दिया है। और ये Z1 क्या था, सिर्फ एक पार्टिकल के नंबर ऑफ कॉलिजन थे। Z11 मींस जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है सबके नंबर ऑफ कॉलिजन्स है वो, है ना। Z11 जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बेटा वो सबके कॉलिजन्स हैं, है ना। ओके सर। देखो मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग को असाइनमेंट से भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं लेट्स से लिख के भी कराऊंगा, है ना।
ये Z11 है क्या, ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, अब बस हम लोगों को ना ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे वेरी हो रहा है बस उतना समझना है एज पर क्लास 11, 10, 12 का सिलेबस इज कंसर्न. So from here can we say Z11 should be proportional to, do you think V average में क्या टर्म आता था यहाँ? V average में एक टर्म आता था let's say T divided by M का रूट, ये आता था कि नहीं? Yes, sir. U average में है ना. अच्छा, Yes, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना बन जाता है मेरे पास? P और T में क्या टर्म बन जाता है बेटे? डू यू थिंक ये बन जाता मेरे पास P डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर? अगर मैं आइडल गैस इक्वेशन लगा दूं यहाँ तो, यस और नो? number of Yes, particles per unit volume. So from here can we say Z11 for given gas? No, Z11 for given gas is proportional to P square और टेम्परेचर का पावर क्या आ जाएगा? ये 3/2. यस सर. आएगा ऐसा? हाँ सर. अच्छा, और अगर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता तब क्या होता? अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो एक P/T का टर्म कांस्टेंट हो जाता, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T ही आता, बस है ना. भाई मेरे पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना फिर, NYV. तो तुम लोगों को टेक्निकली बस उतना ही याद रखना है जितना मैंने ये ब्लैक बॉक्स में लिखा है, कि ये जो Z11 टर्म है किसी भी एक गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू द पावर 3/2 है ना. सर वो M किधर गया? हाँ सर, M. मैंने गिवन गैस के लिए लिख लिया है, तो किसी एक गैस के लिए तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा ना, फिर नहीं रहेगा. हाँ सर. जैसा ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, एक और टर्म है यहाँ मीन फ्री पाथ. उसका भी बेटा फार्मूला पूरा याद नहीं करना है ना, किसके प्रोपोर्शनल है बस वो हम लोग समझेंगे. मीन फ्री पाथ का जो सिंबल है इट इज टाउ. अच्छा, ये सब बोर्ड सिलेबस में नहीं है ना, फिजिक्स में है, एनसीईआरटी में है ना. सो मीन फ्री पाथ you can say it is average distance traveled. It is average distance traveled by a molecule between two successive collisions. It is average distance traveled by molecule between two successive collisions, and this tau should be equal to, can we say it is nothing but बेटा tau पढ़ते हैं उसको, TAU. So it is average distance traveled per unit time divided by do you think ये Z1 हो सकता था? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, मतलब Yes, sir. मीनिंग ये है बेटा कि एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो यहाँ कॉलिजन हो गया, फिर ये पार्टिकल कोलाइड होके यहाँ आ गया, फिर ये कोलाइड होके यहाँ चला गया सपोज,
सो यहाँ इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया d1, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया d2, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया d3 एंड सो ऑन। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, उसका एवरेज इज मीन फ्री पाथ। उसका जो एवरेज है इट इज मीन फ्री पाथ, है ना। तो फर्दर कैन वी से दिस टाउ शुड बी इक्वल टू u average divided by z1। Yes, sir. ऐसा बोल सकते थे, ये u average divided by z1 आ जाता। and from here can we say tau is just proportional to volume divided by n। yes, देखो बेटा z1 का फार्मूला देखो, उसमें u average कैंसिल्ड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फर्दर कैन वी से tau should be directly proportional to instead of vyn can we write it as typ for ideal gas। Yes, sir. तो ये जो फिर से मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है, ये इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है और एक ये इक्वेशन याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है ना इसमें से। जस्ट रिमेंबर टाउ मीन फ्री पाथ है और Z11 टोटल कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। किस टाइप के क्वेश्चंस इसके बेस पे बनेंगे, मैं 2 एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को। सर वो n/v का py/t कैसे हुआ? बेटा ये नहीं होगा मेरे पास, लेट्स से v इक्वल टू n k t y p। यस सर। तो vyn is nothing but Boltzmann constant typ। Yes. अरे pv इक्वल टू nRT। हाँ सर। देखो कुछ तो तुम लोगों को जो मैं आज असाइनमेंट शेयर करूंगा रेड हाउस पे तो मैंने कर भी दिया है ये असाइनमेंट शेयर। ये है असाइनमेंट 4 के लास्ट 3 सम्स हम लोग अभी कर लेते हैं यार, ये है ना। तो मैं समझाता हूँ कि बेटा इसके बेस पे क्वेश्चंस मींस इट विल बी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ओनली, सो देयर इज नो नीड कि भाई मैं फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है ना, तो उसके डेरिवेशन की टेंशन नहीं लेना बेटा अभी। सर आप एक बार z पैरेलल वाला इक्वेशन समझा सकते हैं, वो क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला बेटा? z जो Z2. z कौन सा वाला बेटा? z क्या? Z11 Z11 का Z11 जो फार्मूला है वो फार्मूला आया है कि अगर सारे के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय ऑल द पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज Z11, है ना। वो डिराइव कैसे हुआ उसका टेंशन नहीं लेना, उसमें वो कुछ एवरेज वो भी लेना पड़ेगा, है ना, रिलेटिव एवरेज स्पीड, है ना, उसमें √2 का फैक्टर भी आता है उसकी वजह से, है ना। ओके सर, तो ये टोटल कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने बोला था ना? यस, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय ऑल द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज Z11, है ना। Z1 क्या होता है? बस एक ही सिंगल मॉलिक्यूल कितना करेगा कॉलिजन्स, है ना। ओके, थैंक यू सर। सर आप एक बार वापस बोल सकते हैं Z11 क्या होता है? Z11 होता है, देखो जो मैंने तुम्हें भेजा है उससे पढ़ के बताता हूँ। Z11 इज टोटल नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कॉलिजन पर यूनिट टाइम व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, है ना। जब सबके सब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, किसी को मैंने स्टेशनरी एज्यूम नहीं किया है, सो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन बाई ऑल द पार्टिकल्स। ऑल द पार्टिकल्स मींस जो n पार्टिकल्स हैं सब मिला के। Z1 होता है बस एक ही पार्टिकल का, है ना।
ये बच्चे लिख के हुआ है दो फार्मूले, Yes. बस ये Yes, दो sir. ये दो जो प्रोपोर्शनलिटी वाले फार्मूले बेटा उस वही काम के हैं हम लोग के पास, है ना। जैसा देखो तुम लोग के साथ जो आज मैं असाइनमेंट भी दिया है, तुम लोग को आज जो मैंने असाइनमेंट भी दिया है उसमें देखना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, देखो अभी, है ना। यस लिखा है तुम लोगों ने इतना? यस Yes, सर। sir. चलो देखो मैं 3 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ असाइनमेंट के ही, तीनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाना तुम लोग। ये ऊपर देखो हेडिंग भी लिखा हुआ दिख रहा है कि ये असाइनमेंट 4 के क्वेश्चंस है ना। Yes, sir. चलो तीनों क्वेश्चन का मुझे सही सही आंसर बता दो इसमें। यस देखो किसी किसी बच्चे ने सब आंसर दिए भी हैं मुझे, तो मैं चेक करके बताता हूँ क्या क्या आंसर है उसके। 21 का जो आंसर है Z11, अच्छा ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है Z11, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताना बेटा हम लोगों को, है ना। क्या फार्मूला था इसका Z11 का? इफ यू रिमेम्बर, ये जो Z11 का फार्मूला था जो अभी लिखा भी था हम लोगों ने, Z11 किसके इक्वल हो गया था बेटा? ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एंड इट इज U एवरेज एंड N डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर, यही था ना? Yes. यस सर। अच्छा अब ये बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, तो कैन वी से बस Z11 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U एवरेज। बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट ही हैं, Yes, sir. यस U एवरेज के अगर प्रोपोर्शनल है तो कैन वी से Z11 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। यही होता है ना 8RT/πm। Yes, sir. Yes, sir. From here can we say Z11 is directly proportional to, अच्छा अगर इसको मैं P into V भी लिख सकता हूँ क्या रूट T को? Yes, sir. Yes. प्रोपोर्शनल। और अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Z11 डू यू थिंक इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट P ओनली? रूट पी सर। हाँ यस सर। तो मेरे पास 21 का आंसर आ जाना चाहिए था A। समझ में आ रहा है बेटा क्या किया है ये? सर एक और बार बताओ। अच्छा देखो Z11 का फार्मूला मुझे पता था, उससे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Z11 बस किसके प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ? U एवरेज के, है ना। यस सर। या मैं पहले इस मेथड से बताते हैं, U एवरेज किसके प्रोपोर्शनल था? रूट ऑफ T के। यस सर। अच्छा रूट ऑफ T की जगह मैं रूट ऑफ P भी लिख सकता हूँ कि नहीं? बट T Yes, इज नथिंग बट PV बाई NR। यस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। या दूसरे मेथड से हम लोग कर सकते थे, जो हम लोग ने एक ब्लैक था वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था? T की पावर कितना था बेटा उसमें? T का पावर 3/2. P square P by 2. to the power 3/2। 3/2. T स्क्वायर था और P रेज़ टू द पावर 3/2 था, ऐसा? नहीं सर उल्टा। P square upon T to the power 3। रेसिप्रोकल था। P square. P square upon T to the power 3/2. P स्क्वायर T स्क्वायर P square. Square. P square. डिवाइड बाई T रेज़ टू द पावर 3/2। Yes, यस sir. सर। अच्छा इसमें क्या बोल रहा था कि लेट्स से वॉल्यूम एंड वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो इसी में अगर मैं देखो रूट ऑफ टी एंड रूट ऑफ टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो डू थिंक ये बन जाता p डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट ऑफ t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। अच्छा, p अपॉन t तो कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। अच्छा Yes, sir. मुझे p के टर्म्स में लिखना था, t के टर्म्स में नहीं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। देखो यहां से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p करना होता तो बस मुझे क्या करना चाहिए था, ये वाला जो फैक्टर है p स्क्वायर वाला उसको दो टर्म में ब्रेक करके लिख लो। जो p स्क्वायर वाला टर्म था उसको दो टर्म्स में ब्रेक करके लिख लो। क्या क्या लिख सकते थे? p रेज टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई t रेज टू द पावर 3/2। ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? यस सर। और फिर ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया था ब्रैकेट वाला। हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं कि 21 का आंसर ए है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। मुझे 22 का आंसर बताओ। सर वो तो डी आएगा। डी आएगा सर। Yes, sir. D आएगा। सर डी आएगा। 3/2। चलो वो तो सीधा सीधा आसान है, वो तो सीधा फार्मूले का बेस हो गया है ना। 23 का ए। A आएगा। 23 का on हाँ सर, tau increasing is ए temperature। आएगा सर, सर। है। Yes, sir. Yes, sir. A. नहीं बेटा, तुम लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो फिर, है ना। देखो ये जो मीन फ्री पाथ था, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? टेम्परेचर। v बाई n था ना कि नहीं था? यस सर। यस सर। तो बेटा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टाउ कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? सर बट वो टेम्परेचर प्रेशर के भी तो था ना सर। अच्छा चलो, क्या था? टाउ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था? ये T t by बाई P। p। यस सर। तो बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो t बाई p तो कांस्टेंट होता है। यस सर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो t बाई p कांस्टेंट होता है बेटा। हाँ सर। तो 21 का आंसर ए, 22 का आंसर डी और 23 का आंसर ऐसा सी ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। सर वाला आप एक बार बता सकते सी लगा था। ये थोड़ा कौन सा वाला बताना है मुझे? सर 23। 23 बेटा, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी बाई पी कांस्टेंट होता है ना। तो यही तो है चार्ल्स लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। यस सर, गॉट इट। तो टी बाई पी अगर कांस्टेंट है तो ये ओवरऑल टर्म कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। चलो अब मैं देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन लिखा रहा तुम लोगों को, ठीक है। इसके बेस पे जेई एडवांस में क्या क्वेश्चन आया है देखो। ये आसमी मुझसे पूछ रही है, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कांस्टेंट होगा ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कुछ ऐसा ना आसान सा, अगर मैं VYN है तो इसकी जगह मैं लिख रहा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T डिवाइडेड बाई P, है ना। PV इक्वल टू nRT। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही बन जाता है ना बेटा, ओवरऑल T बाई P। हाँ सर। तो मेरे पास C ऑप्शन आंसर आ जाता है ना। हाँ हाँ। चलो ये असाइनमेंट 4 में है, फिर से तुम लोग ट्राई करना। एक मैं जेई का इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिखा देता हूं तुम लोगों को। सो क्वेश्चन क्या था? द डिफ्यूजन, है ना, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस is
proportional to its mean free path and mean speed. A diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. Now ये जो temperature है, absolute temperature is increased 4 times, and P ये जो pressure है, pressure is increased, yeah, you can say pressure is doubled. As a result, diffusion coefficient of this gas increases x times. Then you have to find out the value of x. ये JEE एडवांस 2011-12, मतलब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है ना. So diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. Temperature is increased 4 times and pressure is doubled. As a result, diffusion coefficient of this gas increases x times. You have to find out the value of x. मैं तुम लोग को ऑप्शंस दे देता हूं यार. A ऑप्शन 2, B ऑप्शन 1, C ऑप्शन 6 एंड D ऑप्शन 8. अमोघ नहीं बेटा, सही आंसर नहीं है. देखो ये सब टर्म तो अभी पढ़ाए हैं यार, तुम लोग अच्छे से यूज कर पाने चाहिए थे इसका. मतलब ये जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, जो भी टर्म है यहाँ, यस सागर तेरा आंसर सही है. डिफ्यूजन कॉफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रथनव नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड कैन वी से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड. यही होता ना मीन स्पीड. हाँ सर, यस सर. अब बस मुझे ये चेक करना पड़ेगा T एंड P में ये कितना प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है ना. नहीं अस्मी, ए आंसर नहीं है बेटा. अच्छा बेटा आंसर 8 है. देखो शायद D ऑप्शन कैसे आएगा, प्रोपोर्शनल टू. बेटा टाउ किसके प्रोपोर्शनल था, T/P ऐसा था कि नहीं? यस सर. अच्छा, और U एवरेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, रूट ऑफ T के. यस. तो ये टोटल टर्म बन गया मेरा T रेस टू द पावर कितना बन जाता है बेटा, 3/2 डिवाइडेड बाई P. यस सर. अब ये जो टेम्परेचर है उसको कितना टाइम कर दिया था मैंने टेम्परेचर को 4 टाइम. तो कैन वी से ये बन जाता 4T रेस टू द पावर 3/2 और ये प्रेशर हो जाता 2P. तो ये कितने टाइम्स बन जाता, ये 4 आएगा आंसर की 8 आएगा? 4 आ रहा था, पूरा आ रहा है. या नहीं था, 4 आ रहा है. अच्छा एक बार फिर से चेक कर लो. डाउट T हम लोग ने, अच्छा 4 आएगा आंसर बेटा, ये वाला ऑप्शन 4 था उसमें है ना. ठीक, 4 आएगा बेटा है ना, 4 टाइम्स. अनफॉर्चुनेटली सब ऑप्शंस मैंने थोड़े गलत लिख दिए. 4 टाइम्स बढ़ जाएगा है ना.
तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, मीन फ्री पाथ एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स एनसीईआरटी में फिर से आएगा ये टर्म। एज पर केमिस्ट्री इज कंसर्न, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट्स डायरेक्ट फार्मूला। मतलब कहने के लिए मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इतना समझ सकते हो याद रखने के लिए। और होना भी चाहिए ना, जितना ज्यादा वॉल्यूम है, डू यू थिंक पर कॉलिजन उतना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है? यस सर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, डू यू थिंक दो कॉलिजन्स के बीच में उतना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है? तो बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ऐसा करके याद रख सकते हो उसको, है ना, मीन फ्री पाथ को। तो यस बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, हाँ, समझ रहा है सर। ठीक है। सो इससे बाहर निकले अब जा हम लोग, एंड इट इज रियल गैस। रियल गैस इक्वेशन। सर वो पिछला साइड आप दिखा सकते हो सर, वो थोड़ा सा लिखना बाकी था। हाँ सर, एक सेकंड। तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, बी ऑप्शन, है ना, 4 टाइम्स। सर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कौन से सिंबल से लिखते हैं सर? लेट्स से डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एक टर्म डिफाइन कर लिया क्वेश्चन बनाते समय, है ना। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट लेट्स से एक टर्म बेटा डिफाइन कर लिया बस, है ना। यस सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। सो नेक्स्ट इज लेट्स से रियल गैस इक्वेशन। बेटा रियल गैस इक्वेशन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। सपोज दिस मे बी आर वेसल नाउ having few gaseous molecule, deliberately अब मैं उसको पॉइंट मास नहीं बना रहा हूं, है ना। अगर ये पॉइंट मास बना देता तो ये गैस कौन सा गैस हो जाता? आइडियल गैस। लेट्स से अब ये मेरे पास रियल गैस है, मैंने डेलिबरेटली साइज को नेग्लेक्ट नहीं किया है पार्टिकल के, है ना, गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। सपोज नाउ V is let's say volume of container, T temperature measure कर लिया, N may be number of moles, and with the help of let's say manometer tube you can measure the pressure applied by this real gas also। यहाँ से हम लोग प्रेशर भी मेजर कर लेते with the help of manometer, और ये यहाँ P प्रेशर आ जाता। जो प्रेशर ये हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से, वो एक्चुअल प्रेशर होता होगा ना, एक्चुअल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस एक्सपेरिमेंटली। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितना होता होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यस यस सर, यस सर। टी ऑब्वियसली हम लोग थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स हम लोग मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। Yes, sir. अब जो ये इक्वेशंस हम लोग लगाते थे, पी आइडियल मल्टीप्लाइड बाय वी आइडियल इक्वल टू एन आर टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को। यस सर। अच्छा, तो ये पी आइडियल मैं समझाता हूँ होता क्या था। पी आइडियल है ना, पी आइडियल वो है जो प्रेशर अप्लाइड बाय लेट्स से आइडियल गैस है, और ये पी वो प्रेशर होता लेट्स से जो हम लोग मैनोमीटर से मेजर कर लेंगे। मींस सपोज मैं कुछ ऐसा भी समझा सकता था कि ये पी आइडियल का वैल्यू कैसा आता जो मैं आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करूंगा लेट्स से, है ना। पी आइडियल वो प्रेशर है जो मैं आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करूंगा, और पी लेट्स से वो प्रेशर है जो एक्चुअल प्रेशर मेजर्ड बाय मैनोमीटर है।
दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता था कि एग्जैक्टली सेम आ जाता था? डिफरेंस डिफरेंस है सर, डिफरेंस होता था, इसलिए तो हम लोग बोलते थे कि शायद एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन है। यस, अप्रोक्सीमेशन। Approximate. वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे ये बताना है तुम लोग ये कि पी आइडियल, ये जो वैल्यू आता होगा, एंड ये जो एक्चुअल प्रेशर है पी, जो एक्चुअल प्रेशर है पी, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होता होगा? थोड़ा डिफरेंस आता है, कौन सा ज्यादा होता होगा? पी आइडियल। Yeah. P ideal is found to be more than this P actual due to, मैं समझाता हूं और उसको डिटेल में देख भी लेंगे, due to intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. The point is, जब ये पार्टिकल यहाँ कोलाइड होने जाने वाला होता होगा अगेंस्ट वॉल ऑफ कंटेनर, तो डू यू थिंक ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका इम्पैक्ट वॉल पे उतना नहीं होता होगा जितना आइडियल गैस के केस में हो जाता? Yes, sir. भाई अगर जब ये टकरा रहा था, टकराते समय अगर इसको पीछे से कोई खींच रहा है, सपोज टकराते समय अगर इसको पीछे से कोई खींच रहा है तो कम फोर्स लगाता ना वॉल पे वो? Yes, sir. यस सर, अगर कम फोर्स लगाता तो मेरे पास जो एक्चुअल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कम होता है ना? सिमिलरली लेट्स से अगर ये V आइडियल है, अच्छा V आइडियल का मीनिंग फिर से क्या हो जाता? जो मैं आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस का। अच्छा, और ये जो V है, ये वाला V, ये V क्या हो जाता? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यस, अच्छा, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, कौन सा वैल्यू कम होगा बेटा? जैसा ये मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ये देख भी लेंगे बेटा क्यों कम होगा। ये है वॉल्यूम ऑफ लेट्स से कंटेनर, और ये है जो वॉल्यूम हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। देखो आयुष सिंह मुझे कुछ बोल रहा है, सर इफ वी डू all experiment of gas in laboratory with controlled condition that we can achieve ideal gas properties exactly. No आयुष, मतलब हम लोग very low pressure and high temperature पे will be close to ideal behavior, exactly ideal gas तो नहीं बन पाएगा ना, close to ideal बना सकते थे। अच्छा थोड़ा सा ये भी समझ सकते हो बेटा, अगर मैं पार्टिकल के साइज को हटा के ये वाला वॉल्यूम देखूं जो वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल है, ये वो वॉल्यूम है जो फ्रीली अवेलेबल है, तो ये जो येलो वाला वॉल्यूम मैं शेड कर रहा हूं वो आइडियल वॉल्यूम है ना? तो कैन वी से आइडियल वॉल्यूम में सर अगर आइडियल बड़ा होगा, आइडियल छोटा होगा, जैसे ये, हाँ सॉरी हाँ मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, तो हाँ, ऐसा सर। समझ लेना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में आइडियल वॉल्यूम तो है ही, प्लस साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कोरिस्पोंडिंग भी है ना? सर लेकिन आइडियल में तो पॉइंट होता है ना, तो फिर पॉइंट अगर हुआ तो फिर बहुत छोटा सा है। पॉइंट, हाँ तो बेटा पॉइंट है तो मेरे पास जो वॉल्यूम वहां से कैलकुलेट होके आता है वो कंटेनर के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। फिर अगर मैंने साइज वाले, सपोज इन साइज वाले ये जो वॉल्यूम दिख रहा है येलो वाला वॉल्यूम, येलो वाला वो वॉल्यूम है जो साइज को हटा दूं अगर मैं पार्टिकल्स को, है ना? अगर मैं पार्टिकल के साइज को हटा दूं तो वो है येलो वॉल्यूम लेट्स से, है ना? तो डू यू थिंक पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री वॉल्यूम कंटेनर का मुझे छोटा दिखाई देगा? हाँ सर। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आइडियल वॉल्यूम है इट इज लेस देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये डिफरेंस क्यों होता होगा? ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल 0 हो जाए या पॉइंट मास में डील कर लूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आइडियल वॉल्यूम के ही इक्वल हो जाएगा। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या कहानी किया अभी तक हम लोगों ने। यहाँ जो PV इक्वल टू nRT में प्रेशर होता है वो P आइडियल है,
और जो वॉल्यूम था लेट्स से वो वी आइडियल है। पी आइडियल एग्जैक्टली एक्चुअल प्रेशर के इक्वल नहीं था और वी आइडियल एक्चुअल वॉल्यूम के इक्वल नहीं था। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट 100% एप्लीकेबल फॉर अदर रियल गैसेस। यही कहानी है ऐसा। अच्छा, आइडियल प्रेशर ज्यादा प्रेशर क्यों होता था रियल गैस के प्रेशर से? क्योंकि रियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो जैसे ही वो पार्टिकल टकराने वाला होता होगा उसको वापस भी पुल कर लेता होगा वो, है ना। तो उस फोर्स से, उस इम्पैक्ट से जाकर नहीं टकराता होगा। दूसरे वाले केस में उसी फोर्स के साथ, उसी इम्पैक्ट के साथ वो टकरा जाता होगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वी आइडियल एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में भी हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज आइडियल वॉल्यूम प्लस साइज कॉरेस्पॉन्ड टू, या प्लस वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्ड टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। यस बच्चे, क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एडिशन लिया, किसी ने सब्ट्रैक्शन लिया, किसी ने मल्टीप्लिकेशन, किसी ने लॉगरिथम, किसी ने एक्सपोनेंशियल, और इस आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, है ना, रियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए। सो टिल नाउ वी हैव मोर देन 10 रियल गैस इक्वेशन। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है। वो सबसे प्रिसाइज होता होगा क्या? उसको पढ़ना सबसे आसान है ना? हाँ सर, वही सोच रहा था। ठीक है। तो उसको पढ़ना सबसे आसान है। सो नेक्स्ट थिंग इज यू कैन सिंपली से इट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन। कौन सी कंट्री का होगा ये बंदा? नेदरलैंड। जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने फुटबॉल देखा है उनको समझ सकते हैं, है ना। अच्छा, सबसे प्रिसाइज क्या पूछा है अस्मी ने? सबसे प्रिसाइज कौन सा है या सबसे प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हैं अस्मी? तो सबसे सर मैं प्रिसाइज आउट नहीं, ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही थी कि ये सबसे प्रिसाइज नहीं है तो कौन सा इक्वेशन है? बेटा बहुत सारे हैं। जैसे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पर्टिकुलरली ओलंपियाड वाले बैच में, तब देखेंगे भी। ऐसा जेई सिलेबस इज कंसर्न, हम लोग के पास एक ही इक्वेशन है। इसके अलावा बर्थलोट गैस इक्वेशन है, वीरियल गैस इक्वेशन है, डाइट्रिसी गैस इक्वेशन है। ये 3-4 नाम तो मुझे भी पता है ना। बट जेई Okay, सिलेबस या बोर्ड सिलेबस में सिर्फ वैन डर वाल गैस इक्वेशन है ना। सो वैन डर वाल गैस इक्वेशन, जहां उसने सबसे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज किया। सबसे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते होंगे भाई? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। Odd mass. Yes. हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया था बेटा इससे पहले वाला सब? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब हम लोग क्या करें कि भाई जो पी आइडियल है, पी आइडियल में कुछ कांस्टेंट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो पी के इक्वल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पी Yes, आइडियल sir. में Yes, sir. अगर डू यू थिंक मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो पी के इक्वल बन सकता है? सर सब्ट्रैक्ट करोगे ना सर? कम है। पी बेटा ये ऐड करेंगे ना P? नहीं, सो पी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो पी आइडियल के इक्वल बन सकता है ना। हाँ हाँ सर. और ऐसा ही वी में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वी आइडियल के इक्वल बन सकता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो अभी जो नया गैस इक्वेशन हो सकता है, देखो कुछ ऐसा, पी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, पी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो डू यू थिंक ये किसके इक्वल बन जाता? पी आइडियल के। Yes, sir. और ऐसा ही अगर मैं टोटल वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट्स से एनबी, तो ये बन सकता था मेरे पास वी आइडियल के इक्वल। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन टर्म किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? शुड बी इक्वल टू एनआरटी। सो ये जो इक्वेशन है ये हम लोग के सिलेबस में
real gas equation है, which also known as van der Waal gas equation. So from here technically you can say ये वाला जो term है it is equivalent to P ideal और ये वाला जो term है it is equivalent to V ideal. सर उसमें कैसे ए जोड़ा? और बी क्या है? हाँ वो हम लोग देख लेंगे क्या है term, है ना. इन सब term का meaning भी समझ लेंगे one by one. So where A and B are van der Waals gas constant. Where A and B are van der Waals gas constant. Further, ये जो n square A upon volume square है, can we say it is nothing but pressure correction term? And ये जो NB है, it is volume correction term. Yes sir. ऐसा आसान सा है ना, volume correction term or also known as excluded volume. मतलब कितने वॉल्यूम को हम लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना. सर उसे हम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं. अब वो एग्जैक्टली पार्टिकल्स के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बेटा, है ना. देखो अगर पार्टिकल स्टेशनरी होता तो बस उतना वॉल्यूम ही वो टेक्निकली ऑक्यूपाई कर रहा था. बट डू थिंक अगर पार्टिकल्स मूविंग होगा तो इफेक्टिवली वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं? यस सर. Yes तो वो कितना होता है वो भी हम लोग लिख लेंगे अभी. ये दो टर्म ऐसा लिख डालो तुम लोग पहले, फिर वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए भी समझ लेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ बी भी समझ लेंगे. बॉम्बे सर ए और बी का कोई प्रॉपर वैल्यू है क्या कि हम लोग हाँ बेटा, ए एंड बी के प्रॉपर वैल्यूज हैं, बिल्कुल है ना. पूरा का पूरा टेबल आता है, वैल्यूज ऑफ ए वैल्यूज ऑफ बी, है ना. ओके सर, मुझे लगा कि कैलकुलेट करना होगा. नहीं नहीं नहीं, है ना. अच्छा थियोरेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं ए एंड बी, इस चैप्टर के एंड तक हम लोग समझ भी जाएंगे. तो ये जो इक्वेशन है इट इज नोन एज वैन डर वाल गैस इक्वेशन. एक इसमें प्रेशर करेक्शन टर्म है ये वाला और एक ये टर्म इसमें वॉल्यूम करेक्शन टर्म है. अच्छा एज पर योर क्लास 11th सीबीएसई का सिलेबस तो देखा है मैंने. सीबीएसई बोर्ड इज कंसर्न रियल गैसेस नहीं है इस बार सिलेबस में, है ना. रियल गैस को हटा दिया है. बट ऑब्वियसली जेई सिलेबस में तो है या नीट सिलेबस में तो रहेगा यार ये सब, है ना. यस बच्चे इतना लिख के हुआ है कि नहीं? Yes sir. यस सर. यस सर. आयुष केटीजी एक्यूरेट है या नहीं है? बेटा केटीजी तो डेरिवेशन करते समय हम लोगों ने एजम्पशंस ले लिए थे ना बहुत सारे. वो एक्चुअल एजम्पशंस तो हमेशा एप्लीकेबल है नहीं, है ना. पोस्टुलेट्स. अगर वो एजम्पशंस हमेशा एप्लीकेबल नहीं है तो केटीजी के हिसाब से जो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हुआ था वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. आयुष यस सर. देखो ये अमन ने खोज भी लिया है कि अकॉर्डिंग टू गूगल रेडलिच, क्या नाम होगा इसका, रेडलिच क्रोंग इज मोस्ट एक्यूरेट इक्वेशन. कुछ तो खोजा उस बच्चे ने, है ना. भाई उन सब की चीजों में नहीं पढ़ना, बस मैं ये बता रहा हूँ कि वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ना आसान है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में, ठीक है. चलो अभी हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्या है.
properties of A. The first property is it is measure of intermolecular force of attraction. ये होगा कि नहीं? यही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजर होगा ना ए? नहीं? यस सर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा प्रेशर करेक्शन होगा उसमें। अच्छा, इट्स एसआई यूनिट, इसके जो एसआई यूनिट है, कोई बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस से बता सकता है कि उसका एसआई यूनिट क्या आएगा? इतना तो फिजिक्स में पढ़ लिया है तुम लोगों ने, डायमेंशन एनालिसिस। हाँ सर, एक मिनट। मतलब न्यूटन क्या आना चाहिए? न्यूटन एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्क्वायर का यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यही होता है ना डायमेंशन एनालिसिस में, ऐड कर रहे हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, प्रेशर का भी एंड एन स्क्वायर ए बाई वॉल्यूम का भी। यस सर। यस सर। सो इट इज द मेजर ऑफ, यस मानस बेटा न्यूटन मीटर वाले यूनिट्स में बताओ क्या आएगा? इट्स एसआई यूनिट इज, यस आयुष सिंह, मतलब पर्टिकुलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर 4 पर मोल स्क्वायर। देखो इतना आ रहा है कि नहीं सब बच्चों को? नहीं, ये करके दिखाऊं मैं क्या है? नहीं सर, हो गया ये। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शुड बी एन स्क्वायर ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर का यूनिट है ना। तो ए का यूनिट निकालते समय ये नहीं हो जाना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई मोल का स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर रेज़ टू द पावर 4, ये मीटर रेज़ टू द 4 हो गया अब जाए ना। यस और नो? यस सर। सो इसका एसआई यूनिट लेट्स से ये है। सेकंड प्रॉपर्टी इज it depends on shape as well as size of gaseous molecule. It depends on shape as well as size of gaseous molecule. कुछ 9th में या 10th क्लास में या स्कूल में बॉन्डिंग पढ़ते समय ये पढ़ा है क्या कुछ कि जैसे से साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, ऐसा कुछ नाम सुना है अभी तक कि नहीं? सर ये मैम ने पढ़ा था। किसने पढ़ाया था? एटॉमिक रेडियस में उर्वशी मैम ने। अच्छा, उर्वशी मैम ने बताया था कि सर एक बार वापस बता सकते हो? मुझे याद नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यस, जैसे जैसे साइज, जैसे से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यू कैन सिंपली से कि भाई जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। यार ये कभी तुम लोगों ने 10th क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा ना कि एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन हाइड्रोकार्बन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। और ये जो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी आएगा डिटेल में बेटा भर के, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन शेप एज वेल एज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, एज
molecular size increases, as molecular size increases in general intermolecular force of attraction increases. यस बच्चे ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? यस सर। जैसा अगर मुझे वैल्यूज ऑफ ए कंपेयर करना होता, out of, let's say simply you can say it is F2 gas, Cl2 gas, Br2 gas and I2 gas. किस गैस के लिए वैन वाल कांस्टेंट A का वैल्यू विल बी हायर? सर I2. I2. तो ये कुछ ऐसा हो जाता. Similarly, if it is CH4 gas, if it is butane gas, if it is propane gas, and let's say it is butane gas, इन चारों में से C4H10। C4H. CH मतलब ये जैसे से मॉलिक्यूलर मास या साइज बढ़ता है, वैल्यू ऑफ A इन जनरल बढ़ जाता है, ऐसा करके, है ना? Similarly, can you suggest me CH4 and NH3 में किसका ज्यादा रहेगा? NH3। NH3 क्यों ज्यादा रहेगा? बिकॉज सर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इसलिए, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी कम है। अच्छा, ये इसलिए होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे भी, कुछ बच्चों ने नाम सुना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। यस और सर। सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स करते हैं। हाँ सर। नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन करता है। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ भी लोगे, अभी के लिए नोट्स में लिख लो बस, ऐसा करके, है ना? कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ओनली, है ना? सो NH3 हैज मोर देन दैट ऑफ लेट्स से CH4. इतना याद रख पाओगे अभी कि नहीं? Yes, sir. सर। या जैसे अगर मुझे सपोज कंपेयर करना होता CO2 एंड वाटर में, किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो कॉमन सेंस से बता सकते हो तुम लोग. H2O. अगेन H2O में भी वी हैव प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? मतलब कॉमन सेंस में इसलिए बोल रहा था भी रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड हो जाता है ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड CO2 गैस का गैस ही रहता है ना? नहीं सर एक बार वापस. अच्छा, मैं बोल रहा था ना, इन जनरल जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ A भी बढ़ जाता है, बट वो इन जनरल में लिख रहा हूँ क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं बेटा बॉन्डिंग के लिए ना, जो केमिकल बॉन्डिंग में 1 by 1 डिटेल में पढ़ोगे ही पढ़ेंगे. पहले दो के लिए तो कोई इशू नहीं था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या साइज बढ़ा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. CH4 एंड NH3 का अप्रोक्सीमेटली सेम ही साइज होगा, है ना? होगा कि नहीं? CH4 एंड NH3 के मॉलिक्यूल का नियरली सेम ही साइज होगा, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 का A का वैल्यू CH4 से ज्यादा होता है. सिमिलरली ऑल्दो CO2 का मॉलिक्यूलर साइज H2O से बड़ा होगा, बट फिर भी H2O में A का वैल्यू इज हायर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे डिटेल में, है ना? ये 4 सीरीज याद रख लोगे वैल्यूज ऑफ A के लिए. यस सर। लिख लिया है ये प्रॉपर्टीज ऑफ A? यस सर। यस सर एक सेकंड. सर कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अमोनिया होगा ना?
ये हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों गैस है, दोनों के दोनों लिक्विफाई किए जा सकते हैं। देखो वत्सल मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर शेप पे कैसे डिपेंड करता होगा। मैं बताना नहीं चाहता था अभी के लिए, बट उस बच्चे ने डाउट पूछ लिया तो मैं बताऊंगा, चलो है ना। शेप्स में कैसे डिपेंड करेगा, चलो तुम लोग कुछ पोलर नॉन पोलर ऐसा कभी पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. नहीं जै- सर, बस पढ़ा है, नाम सुना है। पढ़ा है सर, सुना पढ़ा है। जैसा CO2 मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है और SO2 मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है। क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग में अभी पढ़ोगे, है ना। CO2 लेट्स से लीनियर शेप है और SO2 लेट्स से बेंट शेप है ना। अच्छा ये समझ में आता है कि यहाँ पॉजिटिव पोल होगा, यहाँ नेगेटिव पोल, यहाँ नेगेटिव, यहाँ Yes, sir. पॉजिटिव पोल, यहाँ नेगेटिव पोल, यहाँ नेगेटिव पोल। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। ऐसा कुछ जल्दी ही पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में कि ये डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर कैंसिल्ड आउट हो जाता और ये मॉलिक्यूल बन जाता है ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वेक्टर एडिशन है ना। सिमिलरली इसमें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैंसिल्ड आउट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। होगा सर। नहीं होता है तो SO2 पोलर मॉलिक्यूल बच जाता है। पोलर मींस पोलर एंड पोलर दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसमें इन दोनों में किसका वैल्यू ऑफ A हायर रहने वाला है भाई? सर SO2 का, SO2. क्योंकि SO2 SO2. है ना। चलो ये शेप पे भी लिख लो। वत्सल अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा ना। केमिकल बॉन्डिंग में काफी डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ये सब। सर मुझे एकदम क्लियरली नहीं समझा। हाँ तो नहीं समझना, वो वत्सल ने कुछ शेप के बारे में पूछ लिया तो मैंने बता नहीं दिया। मतलब CO2 क्लियर है सर, वो SO2 में जो मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चलो थोड़ा बहुत मैं फिर से और बता देता हूँ। डू यू थिंक SO2 का मॉलिक्यूल मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और CO2 का मॉलिक्यूल ओवरऑल ऐसे दिखाई देगा, उस पर कोई मतलब चार्ज है नहीं इफेक्टिवली, है ना भाई। वो वेक्टर कैंसिल्ड आउट हो गया बेटा, 180 डिग्री पे है वो दोनों वेक्टर्स येलो वाले, है ना CO2 में। हाँ सर वो क्लियर हुआ। तो अगर उसमें कोई डाइपोल नहीं बचा है, डाइपोल बोलते हैं उसको ना, अगर कोई डाइपोल नहीं बचा हुआ होता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पोल दूसरे पोल को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके, है ना। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अभी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में देखने का जरूरत नहीं है। ऑल्दो NCERT अगर पढ़ोगे तुम लोग स्टेट ऑफ मैटर, तो फर्स्ट 3 to 4 पेज ऑफ NCERT यही सब दिया हुआ है। देखा सर। किसी बच्चे ने कि नहीं? हाँ सर देखा। NCERT स्टेट ऑफ मैटर जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वंडर वाल फोर्स, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद ये काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो वो स्टेटमेंट कि वैल्यू ऑफ A डिपेंड्स ऑन शेप एज वेल एज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। और कुछ और स्पेशल चीजें भी होती हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंक्लूडिंग मैनी अदर थिंग्स, है ना। वत्सल तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि शेप एज वेल एज साइज पे डिपेंड कर सकता है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही प्रॉपर्टीज ऑफ B। प्रॉपर्टीज ऑफ B, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो तुम लोग, इट इज measure of, it is measure of size of molecules, it is measure of size of molecule, and it is also known as, it is also
known as excluded volume per unit time. या per mole, let's say ना, it is excluded volume per mole हम लोग लिख लेते हैं. but total excluded volume कितना था? n times of B था ना. Yes. टोटल जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय B था. तो B को हम लोग लिख सकते थे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल. Yes, sir. Its SI unit. Its SI unit. Can we say it will be nothing but meter cube per mole? Yes, sir. है ना. वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट depends only on size of molecule and independent of shape. So it depends only on size of molecule and independent of shape of the molecule, such that if every particle is assumed to be spherical, if every particle is assumed to be spherical, B का जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कुछ ऐसा कर लेते हैं, 4Na multiplied by 4y3 pi r cube, where ये वाला जो टर्म है it is nothing but volume of one particle. So it depends only on the size of the molecule. सर हमें यहाँ पे assumptions नहीं लेना चाहिए था. इसमें बेटा सर हमें assumptions लेना ही नहीं चाहिए सर यहाँ पे. तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बेटा ये बस थोड़ा सा ही ज्यादा, मतलब ये उस आइडियल गैस इक्वेशन से बेहतर है बस, है ना. ये हम लोग बोल रहे हैं भाई, अगर इसमें मतलब बिना assumptions के तो इक्वेशन थ्योरेटिकली ड्राइव हो नहीं रहा है ऐसा करके, है ना. ये भी वेंडरवाल गैस इक्वेशन भी तो डिराइव ही हुआ ना थ्योरेटिकली ऐसा करके, है ना, कि हमने मॉडिफाई कर लिया उस इक्वेशन को बस. यस सर. तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हम लोगों ने ले लिया थोड़ा सा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने काउंट करना स्टार्ट कर लिया इस इक्वेशन में, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना स्टार्ट कर लिया. भाई स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सक्लूड वॉल्यूम फाइंड आउट करना आसान था. वही अगर टेट्राहीड्रल है, किसी का ज्योमेट्री, किसी का ऑक्टाहीड्रल है, वो सब अगर माइन्यूटली फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो होगा ही नहीं, है ना. अच्छा वत्सल बेटा, ये 4Na क्यों आता है यार, उसका पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं, अभी सीखने का जरूरत नहीं है वत्सल, है ना. थियोरेटिकली वो डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि इफेक्टिवली 4 मॉलिक्यूल्स के इक्वल क्यों आ जाता है उसका, है ना. वत्सल अभी याद रखो बस. सर वो उसके बाद क्या लिखा है आपने, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल. Independent of shape of molecule such that if every particle is assumed to be spherical, then ये जो B का वैल्यू है वो 4Na multiplied by 4/3 pi r cube आ जाता है. सर रेड में वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा इस स्फीयर हम लोग ने एज्यूम कर लिया था तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आ जाता। ओके थोड़ा थोड़ा समझ लिया, थोड़ा थोड़ा कि ए क्या होता है और बी क्या होता है। यस सर। यस सर। तो मैं जैसे फिर आपने से बी के मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला दिया, आपने ए के मैग्नीट्यूड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया सर। ए का जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन टाइप टू टाइप पार्टिकल। सपोज वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। धीरे धीरे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे भी कि वो लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है, वो डिवाइव फोर्स हो सकता है, कीसम फोर्सेस हो सकता है। ये सब एनसीईआरटी में नाम गिवन है ना, स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। यस सर। ये सब पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा है ना उसमें कि कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, है ना। यस इतना लिखा कि नहीं? यस सर। ओके यस सर। नाउ इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये है लेट्स से Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इसमें लिख सकते हो इट इज मेजर ऑफ compressibility of gas. It is measure of compressibility of gas in comparison to ideal gas. So ideal gas के comparison में पर्टिकुलर रियल गैस कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है या कितना कम कंप्रेसिबल है। मैथमेटिकली ये जो Z का वैल्यू है इट इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NRT। मैथमेटिकली ये जो Z का वैल्यू है इट इज PV डिवाइडेड बाई NRT। इफ Z का वैल्यू इज 1 सो कैन वी से ये आइडियल गैस बिहेवियर है। यस सर। ये आइडियल गैस के लिए वही होता है ना, PV इक्वल टू NRT। यस। If Z is more than 1 it is positive deviation from ideal behavior, and Z less than 1 means it is, let's say, negative deviation from ideal behavior. So compressibility factor Z, it is the measure of compressibility of gas in comparison to ideal gas. Mathematically Z का value PV by NRT है। Z equal to 1 means ideal gas behavior, Z more than 1 means positive deviation, Z less than 1 means negative deviation. सर इसमें P और V आइडियल है? बड़े सब कुछ एक्चुअल प्रेशर है, लेट्स है ना, एक्चुअल प्रेशर एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NRT है ना। ओके सर। सर इसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या है? बेटा सिर्फ डिफाइन किया है ऐसा कि अगर Z का वैल्यू मैथमेटिकली मोर देन 1 है इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है ना, और Z का वैल्यू अगर लेस देन 1 है इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बस वो ऐसे डिफाइंड है ना। यस सर। सर तो PV इज इक्वल टू NRT में आइडियल गैस है तो 1 हो जाएगा।
यस, तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा आइडियल गैस बिहेवियर के लिए, है ना? यस अच्छा, अब अगर ये इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूं तो ये इक्वेशन देखो कुछ ऐसा बनेगा अभी, पी वी डिवाइडेड बाई जेड एन टी इक्वल टू आर बनेगा कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर Yes, sir. sir. From here can we say P1 V1 divided by Z1 N1 T1 should be nothing but P2 V2 divided by Z2 N2 T2. Means Yes, sir. अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस करते थे वहाँ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 1 होता था, Yes, sir. तो यहाँ मैं इस टाइप का रिलेशन यूज कर सकता हूँ रियल गैसेस के लिए। सर पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन मतलब उसका मीनिंग क्या है? बेटा उसको डिफाइन किया है, अब उसका मीनिंग हम लोग समझ लेंगे कि उसमें गैस कम कंप्रेसिबल होता है या ज्यादा कंप्रेसिबल होता है ना? Z more than 1 is let's say defined as positive deviation and Z less than 1 is let's say defined as negative deviation from ideal gas behavior. तो हम अभी जो कर रहे थे उस समय अनकम्प्रेसिबल गैस था ना? किसमें बेटा? अभी तक हम जितने भी सब कुछ कर रहे थे उसमें गैस कंप्रेस नहीं हो सकता था, मतलब नहीं होता था। क्यों? आइडल गैस कंपेयर तो उसी के कंपैरिजन में तो देखना है बेटा, वो भी कंप्रेस हो सकता है लेट्स से। लेकिन हम अभी तक जितना कर रहे थे उसमें गैस कंप्रेस नहीं हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग वॉल्यूम कम नहीं कर पा रहे थे गैस का प्रेशर अप्लाई करके? हम फैक्टर को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे थे? अगर हम कंप्रेसिबल गैस ले रहे थे तो हम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या नहीं कंसिडर कर रहे थे? तो जैसे अभी जो इसमें जो Z1 है सर वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही तो है ना सर? हाँ, तो उसके कंपैरिजन में जो गैस अभी तक कंप्रेसिबल हो रहा था उसके कंपैरिजन में रियल गैस कम कंप्रेसिबल है या ज्यादा कंप्रेसिबल है वो देखना है बेटा उस हम लोगों को। आइडियल गैस तो अभी भी कंपैरिजन हो ही रहा था ना कंप्रेसिबल। हाँ सर। उसके कंपैरिजन में रियल गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है कि कम कंप्रेसिबल है वो देखना है हम लोगों को, है ना? ओके। तो ये लिखा है इतना जो बोर्ड पे है। Yes, sir. Yes, sir. यस फर्दर यू कैन से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force of attraction is similar to spring force। ये जो intermolecular force of attraction है that's वो spring force के जैसा होता है। क्या है spring force? अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है कि रिपल्सन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर बहुत कम हो गया है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट कर सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? सो समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्प्रिंग है और ये सपोज उसका नेचुरल लेंथ है L नॉट, है ना? ये मेरे पास सपोज नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का एज L नॉट। अगर इस स्प्रिंग को मैंने ऐसा स्ट्रेच्ड कर दिया तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है कि रिपल्सन? तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। यही अगर मैंने इस स्प्रिंग को कुछ ऐसा कंप्रेस करके रख दिया तब क्या होता है? Repulsion. फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करने वाला है इसमें, है ना? सो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इज ह्यूज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा कि रिपल्सन?
Attraction. अट्रैक्शन, और दो पार्टिकल्स अगर बहुत पास में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट कर रहा होता है ना। Yes. ये समझ लिया कि स्प्रिंग फोर्स का मीनिंग क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, सर एक बार बता सकते हो वापस? हमने मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर मैं स्प्रिंग को खींच के रखूंगा तो स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। और ऐसा ही अगर मैं स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस करके रख दूं तो वापस अपने नेचुरल लेंथ तक आने की कोशिश करेगा वो, है ना। यस सर। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear है. Yes, sir, clear है. अब हम लोग ये देख लेंगे यार कौन सा गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है। सपोज एक ये बलून है लेट्स से, और एक ये बलून है लेट्स से, है ना। इन दिस बलून यू फिल, एक गैस इस बलून में फिल किया है और एक गैस लेट्स से इस बलून में मैंने फिल कर दिया है। अच्छा, दोनों बलून में से किस में आइडियल गैस है और किस में रियल गैस है? फर्स्ट वाले में आइडियल है, सेकंड वाले Ideal gas. वाले केस में लेट्स से आइडियल गैस है और दूसरे वाले केस में रियल गैस है। दोनों गैस में से कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल है? Ideal gas. आइडियल गैस। Ideal. क्यों? सर क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज नेग्लिजिबल है तो फिर वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है. अच्छा, बट रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो है नहीं? भाई रियल गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैं कम फोर्स भी लगाता, इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो पार्टिकल जल्दी पास में आ सकते थे शायद। Yes, sir. Yes. जिससे ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। अच्छा चलो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इनिशियली at low pressure, when interparticle distance is large. Initially at low pressure when interparticle distance is large, force of attraction can dominate in real gas. भाई जब लो प्रेशर होगा तो डू यू थिंक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने वाला होगा यहाँ? यस सर. स्प्रिंग फोर्स जैसा, Yes, है sir. ना? Which assist in compression and thus real gas is less compressible or more compressible? More compressible, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, है? So more compressible than ideal gas. ये पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. But at high pressure, ना जब ये पार्टिकल्स पास में आ चुके होंगे रियल गैस के लिए, तो रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा कि रिपल्सन? Repulsion. At high pressure, let's say force of repulsion will dominate
in a real gas and it is less compressible than ideal gas. जैसे बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? और आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है? रिपल्शन। बेटा आइडियल गैस में कुछ नहीं होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? पिछला स्लाइड कौन सा था बेटा? सर वो स्प्रिंग वाला। ये Compressibility force. हाँ सर ये वाला। हाँ सर थैंक यू। ओके, लिखा है इतना? Yes, sir. So initially at low pressure, when interparticle distance is large, force of attraction can dominate in real gas, which assist in compression, and thus real gas is more compressible than ideal gas. But at high pressure, force of repulsion will dominate in real gas, and it is less compressible than ideal gas. है ना? इतना लिख के हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम लोग ना इसको मैथमेटिकली भी समझ लेंगे अभी, जो थियोरेटिकली लिखा है कि भाई लो प्रेशर पे कौन सा गैस कंप्रेसिबल है और हाई प्रेशर पे कौन सा गैस कंप्रेसिबल है, ऐसा है ना? Yes, sir. तुम लोग को डाउट्स है जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ असाइनमेंट शेयर किया है तुम लोगों के साथ? कुछ एक ग्राफ वाला असाइनमेंट शेयर किया था, उसमें कोई डाउट है बेटा तुम्हें कि नहीं? किसी बच्चे को? तुम लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं वो असाइनमेंट? Yes, sir. हाँ, उसमें किसी बच्चे को डाउट है बेटा कि हम लोग आगे पढ़ लें इसको अभी? किसी को डाउट नहीं है? यस और नो? अरे कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब किसी को डाउट नहीं है, ऐसा है? अरे तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? आदित्य भंसाली, अमन, समरूप, तुम लोग किया कि नहीं? यस सर किया है। और डाउट नहीं है ना उसमें? नहीं। नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी चीज को चलो मैथमेटिकली देख लेते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी को। सो मैथमेटिकली let's say for van der Waal gas, for van der Waal gas, which is P plus n square A upon volume square V minus NV equal to nRT था ना van der Waal gas? Yes, sir. So A part इसका at very low pressure, at very low pressure. Do you think if P tends to 0, V will tends to infinity? Yes, sir. Volume बहुत ज्यादा होगा. So can we say volume will be much greater than size of molecule? Yes, sir. So ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके ऐसा हो सकता था क्या? P
N square A volume square multiplied by volume should be approximately equal to nRT. Yes, sir. Further, if you multiply by PV plus N square A divided by volume should be equal to nRT. And from here, PV divided by nRT should be equal to 1 minus NA divided by RTV आ जाता है. Yes, sir. अच्छा, from here Z का value should be equal to 1 minus NA divided by RTV. ऐसा आ सकता था कि नहीं? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ ये नेगेटिव डेविएशन आया कि पॉजिटिव डेविएशन आया? नेगेटिव डेविएशन. Negative नेगेटिव deviation. डेविएशन. यहाँ Z less than 1 है and it is negative deviation. अच्छा, इसमें हम लोगों ने B को तो नेग्लेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से रिपल्सन हो सकता था. डू यू थिंक साइज ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से रिपल्सन होगा ना, है ना? तो वो वाले पार्ट को तो नेग्लेक्ट कर लिया था. मैं किसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले टर्म को. तो गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल और मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस. गैस इज लेस कंप्रेसिबल और मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस. लेस बेटा मोर कंप्रेसिबल. देखो ये थियोरेटिकली भी देखा हम लोगों ने. लो प्रेशर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने वाला था ना. Yes. Yes, sir. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल, है ना. सो यू कैन से गैस will be more compressible than ideal gas. Gas will be more compressible than ideal gas. Yes, बच्चे लिखा है इतना? Yes, sir. नहीं सर, 2 मिनट. 2 मिनट. हाँ सर, लिख लिया. 1 मिनट सर. और ये थियोरेटिकली भी देखा था ना हम लोगों ने कि लो प्रेशर पे गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होता है आइडियल गैस के कंपैरिजन में. तुम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव डेविएशन में गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस. Yes, sir. हम्म Yes, sir. Yes, sir. है. देखो इसी का बी पार्ट लिख सकते हैं क्या? एट पर्टिकुलरली हाई प्रेशर. At particularly high pressure, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता किसके कंपैरिजन में? प्रेशर करेक्शन के टर्म्स में, है ना. अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा रिलेटिवली, है ना. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला टर्म है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता था कि नहीं? Yes, sir. सो हाई प्रेशर पे यू कैन से P कैन बी मच मोर देन N square A divided by volume square. एंड यहाँ इक्वेशन बन जाता P times of V minus NV is approximately equal to nRT, which is PV minus N times of PV should be equal to nRT. और यहाँ से बन जाता PV divided by nRT should be equal to 1 plus PV by RT. Yes, sir.
यहाँ z का वैल्यू लेस देन 1 आ गया कि मोर देन 1 आ गया ये? More than. More than 1. सो यहाँ से z का वैल्यू आ गया 1 प्लस b टाइम्स ऑफ p/rt. z is found to be more than 1. इसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे या पॉजिटिव? Positive. पॉजिटिव डेविएशन. अच्छा, मैंने यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो नेग्लेक्ट कर दिया है. देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस? Less Less compressible. Less. compressible. Gas will be less compressible than ideal gas. यहाँ सोचिए, इतना लिखा है. एक मिनट. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट स्टेटमेंट. यस सर, डन. सर एक सेकंड. जो तुम लोग का मेजर टेस्ट 4 है उसमें रियल गैस नहीं आएगा, है ना? Yes, sir. ओके. मतलब यू कैन से जो आज के लेक्चर से पहले जो पढ़ लिया था वहां तक आएगा, है ना? KTG तक आएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अभी हुआ ये? Done, ठीक है. sir. Yes, sir. यस सर. अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, सी पार्ट. फॉर हाइड्रोजन, है ना? फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के लिए. अच्छा, उनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम का. For hydrogen and helium gas, as their van der Waals force is always negligible. For hydrogen and helium gas, as their van der Waals force is always negligible, and thus their van der Waals force is always negligible, and thus can we say यहाँ z का value is 1 times of b times of p/rt ही होगा हमेशा पॉजिटिव डेविएशन. Yes, sir. Yes, sir. तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के लिए हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन है.